Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Professor in Zoology at Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of Animal Taxonomy, I am going to deliver a very important topic, that is recent trends in taxonomy. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज एनिमल टैक्सोनॉमी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं और आज का अपना टॉपिक है रिसेंट ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में नए जो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, क्या क्या टेक्निक हैं जो स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में काम में आती है। उन्हीं सब बातों पर आज का ये अपना टॉपिक फोकस रहेगा। Taxonomy is the science of identification, nomenclature, description and classification of animals on the basis of similarities and differences and placing them in the system of development. Taxonomy विज्ञान की वो शाखा है जिसमें किसी भी स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और ये सभी पहलू उन स्पीसीज में पाई जाने वाली सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पर आधारित होती है और इसको लिनियस द्वारा डेवलप सिस्टम के अंदर इनको समाहित किया जाता है। बट नाउअडेज ड्यू टू एडवेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मार्कर्स, क्रोमोसोम एनालिसिस and knowledge of behavior, newer vistas are being explored and are being applied for classifying the organism. लेकिन वर्तमान में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अत्यधिक डेवलपमेंट होने के कारण, विभिन्न बायोलॉजिकल मार्कर्स की खोज होने के कारण, क्रोमोसोम के एनालिसिस के कारण और बिहेवियर की डिटेल जानकारी होने के कारण नए आयाम ओपन हो गए, नए आयाम खुल गए और जिसके अंतर्गत एक स्पीसीज का आजकल वर्गीकरण किया जाता है। The integration of all such new method deserve following description. और वर्तमान में जो मॉडर्न एरा है टैक्सोनॉमी की, उसमें कई पहलुओं पर डिस्कशन किया जाता है, कई बातों को इसमें कंसीडर किया जाता है और सभी को इंक्लूड करते हुए एक स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो मॉडर्न एरा में जो मेन जो टॉपिक्स है, ब्रॉड टॉपिक्स है जिस पर आज का ये अपना व्याख्यान आधारित है, उसमें मेन टॉपिक कौन कौन से हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, embryological study, ecological approach, behavior pattern, cytotaxonomy, molecular phylogeny, chemotaxonomy, histochemical methods, numerical taxonomy, molecular taxonomy, barcoding life, MOTU, molecular operational taxonomy unit, IOTU, integrated operational taxonomic unit, DNA taxonomy, पैराटैक्सोनॉमी एंड इंटीग्रेटिव टैक्सोनॉमी। इन सभी हेडिंग्स पे बहुत संक्षेप में कंपाइल करते हुए मैं आपसे साझा करूंगा। अदरवाइज तो ये जो टॉपिक है ये कम से कम 3 घंटे का व्याख्यान है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में समरी के रूप में इन सभी हेडिंग्स को मैं टच करते हुए ये व्याख्यान आपसे साझा करूंगा। फर्स्ट फीचर इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ जेनिटेलिया and wing ketotaxy are some of the characters which have now been studied with the help of scanning electron microscope. Morphological characters में जैसे इंसेक्ट के जो बाह्य जननांग है, जेनिटेलिया है, पंखों की कीटोटैक्सोनॉमी है, इन सब का अध्ययन आजकल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के द्वारा किया जाता है। The scanning electron microscopy provides inner details of minute characters of insect और माइक्रोस्कोप के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल स्टडी है वो संभव हो पाई है। द 3D पिक्चर रिवील्स टू अननोन डिटेल्स ऑफ द माइन्यूट कैरेक्टर्स ऑफ द स्पेसिमेन और 3 डायमेंशनल पिक्चर्स प्राप्त होने के कारण एक एक डिटेल उस फोटोग्राफ के अंदर आप देख सकते हो, क्योंकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 10,000 गुना तक उसको मैग्नीफाई कर सकता है। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो, ये एक हेड कैप्सूल है इंसेक्ट का, इसमें माउथ पार्ट है, कंपाउंड आई है, एंटीना है, ओसिलाई है और ये
इसके इस हेड कैप्सूल का यदि स्कैनिंग में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फोटो यदि आप देखो अलग अलग स्पीसीज में, तो आप देखो कि उसमें अप्रत्याशित जो असंगतियां हैं, डिफरेंसेस हैं, वो पाए जाते हैं और इस फिगर की बेसिस पे स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि दो इंसेक्ट मॉर्फोलॉजिकल दिखने में एक समान है, लेकिन जब उनका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पिक्चर आप कंपेयर करोगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी। डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आल्सो हेल्प इन क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग एनिमल्स के समूहों की परिवर्तन की जो प्रावस्थाएं हैं वो वर्गीकरण में बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है, बहुत हेल्प करती है। जैसे फ्रूट फ्लाई, डकस आउली और सीरेटाइटिस कैपिटेटा, ये दिखने में इनके जो अंडे हैं वो सिमिलरिटी मतलब सुपरफिशियली देखने में इनकी आकार और आकृति लगभग एक समान होती है, लेकिन जब इन दोनों स्पीसीज के अंडों का स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ किया जाता है तो उसमें आप देखोगे कि एनुअल पोल, दोनों अंडों के एनुअल पोल में है बहुत जबरदस्त डिफरेंस है वो देखने को मिलता है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फोटो के बेसिस पे इन स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाइट फ्लाई इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्यूपी। इसी तरह व्हाइट फ्लाइज का जो वर्गीकरण है वो प्यूपा की संरचना पर आधारित है। In trematodes, the structure of Cercalia larva in different groups is different. अब इस फिगर में आप देख रहे हो ये 3 वैरायटी के सर्केरिया लार्वा यहाँ पर दिखाए गए हैं और हर सर्केरिया लार्वा की जो शेप और साइज है, इनकी डिजाइन पैटर्न है, वो अलग अलग तरह का है। तो सर्केरिया लार्वा कई एनिमल्स में, फैसियोला हेपेटिका में भी है। इसके अलावा और जो ट्रिमेटोडिक एनिमल है उसके अंदर भी सर्केरिया लार्वा है, लेकिन आप देखोगे अलग अलग एनिमल्स के सर्केरिया लार्वा की आकार और आकृति, उनका पैटर्न, मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न वो अलग अलग प्रकार का होता है। इसलिए सर्केरिया लार्वा की बेसिस पे आप स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। इकोलॉजिकल अप्रोच। इनिशियली अरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स इनटू एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल। तो प्रारंभ में अरस्तु ने प्राणियों को जलीय जीव यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, स्थलीय जीव टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और वायवीय जीव एरियल ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत क्लासिफाई किया। एवरी स्पीसीज हैज इट्स ओन niche and it differs from its nearest species in different factors like food preference, breeding season, tolerance to various physical factors. अब ये जैसे एक 3 स्पीसीज है, ए मेलानॉन, ए बैक्यूलेफानस, ए लैब्रैंक्ट है। अब इनका आप देखोगे इन तीनों का जो हैबिटाट है, जो आवास और वासस्थान है, वो अलग अलग पैटर्न का है। तीनों का जो एनवायरनमेंट, एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, वो अलग अलग तरह का है। जैसे ए मेलानॉन, ये जो चावल के जो खेत है उनके अंदर पाया जाता है और वहाँ पर प्राय ठंडा पानी होता है, कूल वाटर। इसी तरह ए मैक्यूलेपेनिस, ये ठंडे बहते हुए जल के अंदर ये पाया जाता है, यहाँ पर भी पानी है वो ठंडा है। ए लैब्रांकाइट, ये प्राय गर्म जल के अंदर ये पाया जाता है और यहाँ पर जो पानी है वो ब्रैकिश टाइप का पानी होता है। तो इकोलॉजिकल के आधार पर भी स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन है वो संभव हो पाए। बिहेवियर पैटर्न भी एक तरीका हो सकता है। द कंपैरेटिव बिहेवियर पैटर्न इज यूजफुल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिकेट, बीज, वाश, बीटल्स, फ्रॉग एंड फिशेस। तो इसमें जो हाउस क्रिकेट है, बी है, वास्प है, बीटल्स है, फ्रॉग्स है, इसके अलावा मछलियाँ हैं, इनके बिहेवियर का तुलनात्मक अध्ययन करने से स्पीसीज लेवल तक आइडेंटिफिकेशन संभव हो पाए। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉन्ग पैटर्न। एक दूसरे के निकट संबंधित जो जातियां हैं उनकी पहचान भी इनके सॉन्ग पैटर्न के आधार पर की जा सकती है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ टर्माइट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेस्ट डिजाइन पैटर्न। तो दीमक के जो अलग अलग जातियां हैं उनके जो कॉलोनी होती है टर्मेटोरियम, उनकी डिजाइन और हाइट अलग अलग तरह की होती है। इस फिगर में आप देख रहे हो जैसे ये माउंड है, इस स्पीसीज के माउंड है वो जमीन के ऊपर है, ये कोई काठ के अंदर इनके द्वारा बनाया गया कॉलोनी है, नेस्ट है। तो आप देख रहे हो इस स्पीसीज का नेस्ट है वो अलग तरह का है, इस स्पीसीज का नेस्ट है वो अलग तरह का है।
तो टर्माइट की जो पहचान है वो इसके घोंसले के डिजाइन पैटर्न के आधार पर इसको आप पहचान सकते हो। साइटोटैक्सोनॉमी, it is useful in the determination of the phylogenetic relationship of taxa as well as in differentiation of sibling or cryptic species. In higher taxa, chromosomal analysis has helped in the establishment of phyletic species. अब ये जैसे ये टाइगर है और टाइगर का ये कैरियोटाइप जैसे शो किया है, तो अलग अलग टाइगर की जो स्पीसीज है उन सब का कैरियोटाइप भी अलग अलग तरह का होता है और कैरियोटाइप की बेसिस पे आप स्पीसीज की पहचान कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फिलोजेनी, ड्यूरिंग कैम्ब्रियन पीरियड 24 phyla of animals appeared within short span of time and have evolved among separate lines. तो कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान 24 एनिमल्स के जो फाइलम के जो प्राणी हैं उनकी उत्पत्ति हुई और इनके ओरिजिन का जो ड्यूरेशन का जो स्पान था, यानी समय का जो अंतराल था, वो बहुत ही कम था। Thus it appeared that all the clades on the trees are long and branched so closely at their base. अब इस तरह का जो क्लेडोग्राम होगा उसमें ब्रांचेज तो बहुत लंबी लंबी है, लेकिन उन ब्रांचेज का जो ओरिजिन पॉइंट है वो एक दूसरे के इतना निकट है, बहुत ज़्यादा निकट है कि उसमें डिमार्केशन करना या उनके बीच में अंतराल को आइडेंटिफाई करना ये कई बार बहुत टिपिकल हो जाता है। ऑन दिस ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन फैमिली ट्री इज कंस्ट्रक्टेड, और इस ब्रांचिंग पैटर्न के इवोल्यूशन के इस ब्रांचिंग पैटर्न के आधार पर इस फिलोजेनिक ट्री है उसकी फॉर्मेशन होती है। Nowadays, molecular techniques are employed which uses the degree of similarity between individuals and thus help to deduce the relationship on the basis of molecular sequence between the different group animals. It provides new and independent test of theory of evolution. It is also predicted that all parts of genome should evolve in parallel and exhibit the same taxonomic pattern. अब इस फिगर में आप देख रहे हो ये एक तरह का फिलोजेनिक ट्री है और इसमें आप देख रहे हो जैसे ये एफिमीरो वायरस है, ये नोविराइब्डो वायरस है, ये वेसिकुलर वायरस है। अब इन वायरस का जो ओरिजिन पॉइंट है, मतलब ये जैसे ओरिजिन पॉइंट है, इधर इसका ये ओरिजिन पॉइंट है, इधर इसका ये ओरिजिन पॉइंट है, तो इनके जो ओरिजिन पॉइंट है वो एक दूसरे के बहुत सह निकट है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, लेकिन इनकी ब्रांचेज की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा लंबी है और ये मॉलिक्यूलर फिलोजेनी के बेसिस पे इस तरह के डायग्राम आजकल बनाए जाते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी, physiological function of an animal is controlled by different biochemical reactions going inside the body. तो कई बार एक स्पीसीज की जो पहचान है वो शरीर के अंदर संपादित होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं पर भी निर्भर होती है और ये अपन जानते हैं कि अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग एनिमल्स हैं, उसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो भी अलग अलग तरह की होती है, सबको कंट्रोल करने वाले एंजाइम्स हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। The hormones and enzymatic machinery represents the sequence of evolution and the relationship among different groups of organisms. Proteins are more closely controlled by genes and less subjected to natural selection and thus are reliable indicators of genetic relationship. अब ये इस फिगर में आप देख रहे हो ये प्लांट्स में जैसे बायोसिंथेसिस और अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है। हर मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में अलग अलग एंजाइमों की आवश्यकता होती है और इन केमिकल की बेसिस पे भी स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है और टैक्सोनॉमी की ये ब्रांच कीमोटैक्सोनॉमी के नाम से भी जानी जाती है। हिस्टोकेमिकल मेथड, हिस्टोकेमिकल एनालिसिस ऑफ प्रोटीन्स, फ्री अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, carbohydrates and nucleic acid help in the determination of similarities and differences between different group of animals. तो हिस्टोकेमिकल एनालिसिस में ये अपन पाते हैं कि प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स, इनमें समानता और असमानता के आधार पर एनिमल्स के अलग अलग ग्रुप की पहचान है वो संभव हो पाई है। कंपैरेटिव सीरोलॉजी, ये इस फिगर में आप देख रहे हो डायग्राम में, जैसे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई सैंपल है, कफ है, जैसे मान लीजिए कफ है, खांसी के दौरान जो कफ जो निकलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ये जैसे
ब्लड की सीरम या ब्लड का प्लाज्मा। इसमें थर्ड में आप देख रहे हो ब्लड की सीरम है या ब्लड प्लाज्मा है या पूरे ब्लड का सैंपल है। अब इन 3 सैंपल, यहाँ पर कफ हो गया, यहाँ पर ब्लड सीरम या ब्लड प्लाज्मा हो गया और यहाँ पर टोटल ब्लड हो गया। इन तीनों सैंपल की जब आप एनालिसिस करोगे, सीरोलॉजिक एनालिसिस करोगे, तो इनमें तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर आपको कुछ मतलब कॉन्क्रीट रिजल्ट प्राप्त होते हैं और उन रिजल्ट की बेसिस पे स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन है वो संभव हो पाया। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, it is based on the principles of Adamson 1757 in which the maximum characters are given equal weight and different taxa can be constructed due to diverse character correlation in various groups। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है ये आदमसन पर आधारित है और इस टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको एक समान महत्व दिया जाता है और अलग अलग इन मैक्सिमम कैरेक्टर्स की बेसिस पे, सिमिलरिटीज की बेसिस पे इनका जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का जो ग्राफ है वो बनाया जा सकता है। ये इस फिगर में आप देख रहे हो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का ये जैसे ग्राफ है और इसमें अलग अलग कैटरन के बॉक्सेस हैं। उसमें आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर के जो बॉक्सेज हैं इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम नंबर होने से इसका मतलब इसमें 100% सिमिलरिटीज है। इसी तरह नीले रंग का जो है इसमें 90% सिमिलरिटीज है। ये जो बैंगनी रंग का है इसमें 70 से 80% सिमिलरिटीज हैं। येलो कलर के हैं इनमें 20 से 30% सिमिलरिटीज हैं। तो इस तरह के ग्राफ बनाकर भी स्पीसीज का आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the presence of chemicals within our bodies. It is a method of quickly and precisely identifying specimens. It is based on interspecific variations. Molecular taxonomy का पर्पज क्या हो सकता है? पर्पज ऑफ मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, molecular taxonomy helps in establishing relationship among different species. अलग अलग स्पीसीज में रिलेशनशिप को स्थापित करने में मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है। इट हैज़ बीन डन बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, विभिन्न मॉलिक्यूलर टेक्निक्स को यूज करके इसमें एनालिसिस किया जा सकता है। इट असिस्ट इन द सीक्वेंशियल स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, इसमें एवोल्यूशन का जो सक्सेसिव जो क्रम है, क्रमिक जो उद्विकास है, उस पैटर्न को भी आप इसके द्वारा स्टडी कर सकते हो। और ये एक फ्लो चार्ट इसमें जैसे दिखाया है और इस फ्लो चार्ट की बेसिस को मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी को एकदम इजी तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। बारकोडिंग लाइफ, द डीएनए बारकोडिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस टू प्रोवाइड टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ए स्पेसिमेन। द टूल ऑफ डीएनए बारकोडिंग शो ग्रेट पोटेंशियल फॉर स्टडिंग द सिस्टमैटिक्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ग्रुप। डीएनए बारकोडिंग इज ए मेथड ऑफ स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन using short standardized segments of DNA. Every species has its own barcode, just as every person has its own fingerprint. These DNA barcodes can be compared to a reference library to provide an ID. एप्लीकेशन क्या हो सकती है बारकोडिंग में? स्पीसीज डिस्कवरी, नई जाति की खोज में, इकोलॉजिकल असेसमेंट फॉर कंजर्वेशन, संरक्षण के लिए पारिस्थितिक जो असेसमेंट है, और डिस्टिंग्विशिंग क्रिप्टिक स्पीसीज की पहचान के लिए उसके अंदर विभेद करने में डीएनए बारकोडिंग का बहुत ज़बरदस्त यूज है। डाइट एनालिसिस में इसका यूज होता है। ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइटोमेडिसिनल एडमिक्सचर, तो फाइटोमेडिसिनल जो एडमिक्सचर है उसके ऑथेंटिकेशंस में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। फूड सेफ्टी, भोजन की सुरक्षा में इसका यूज हो सकता है। कृषि क्षेत्र में इसका यूज हो सकता है। इसके अलावा इन्वेजिव स्पीसीज, कई बार क्या होता है कि दूसरे स्टेट की, दूसरे प्रदेश की जो स्पीसीज है वो दूसरी जगह जाकर स्थापित हो जाती है, जिसको इन्वेजिव स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। तो इन्वेजिव स्पीसीज के डिटेक्शन में, आइडेंटिफिकेशन में डीएनए बारकोडिंग का यूज होता है। ये टेक्निक है MOTU। इसका एक डिटेल व्याख्यान मैंने YouTube चैनल पे अलग से शेयर कर रखा है।
यहाँ पर केवल सिंपल एक दो स्लाइड है मोटो की मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले फ्लॉयड एट ऑल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मॉलिकुलर ऑपरेशनल टैक्सोनॉमी यूनिट टू डिफाइन दोज एंटिटीज आइडेंटिफाइड इन ए मॉलिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो मोटो की जो टेक्निक है इसका सबसे पहले उपयोग फ्लॉयड और उसके साथियों के द्वारा 2002 में किया। Motu is a subset of an O2 that represents the more comprehensive assemblage. One of the most widely used molecular approach in species identification is DNA barcoding. तो वर्तमान में स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन में डीएनए बारकोडिंग का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। In DNA barcoding, the designation Motu has been widely used to describe cluster of sequences generated by an explicit allogram. It is quite difficult to identify meiofauna and variety of nematodes consisting meiofaunal specimens, and Blackster 2003 generated DNA barcode data set for meiofaunal specimens using barcode sequence referred as Motu. और इसके बेसिस पे ये तीन जैसे मेन कैटेगरीज है M1, M2, M3। M1 ग्रुप में क्या होगा? इट इज ग्रुप ऑफ अनआइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म sharing similar sequences. M2 group में it is a group of organisms within a species that is differ at molecular level from other members of the species. और M3 जो ग्रुप है it is a group of organisms from different species that are similar at molecular level. तो मोटो की बेसिस पे मियोफोना के तीन ग्रुप मैली जैसे बना गए M1, M2, M3. Next technique is IO2. IO2 was discovered by गैलेम्बर्ट et al. 2012. तो IO2 टेक्निक की खोज है वो गैलेम्बर्ट et al. के द्वारा 2012 में की गई थी। It allows morphological, ecological, geographical, and other characteristics of living beings to be better combined with molecular data. Operational taxonomy unit or O2 is considered as the basic unit used in numerical taxonomy. These units may refer to an individual, species, genus, or class. In numerical method, the taxonomy units used are constantly not comparable to the formal taxonomic unit. ये IOTU का जैसे एक फ्लो चार्ट जैसे इसमें दिखाया गया है और अलग अलग पैरामीटर्स पे 2-3 स्टेप में फिर स्पीशीज लेवल तक है वो आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो ये ऐसे ऑब्जर्व है, आपने कोई भी करेक्टर किसी भी स्पीशीज का करेक्टर को ऑब्जर्व किया, इसके बाद सिंगल अप्रोच है ना, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, मॉलिकुलर वेरिएबिलिटी, फिर इंटीग्रेटिव टैक्सोनॉमी, और इन सभी के कोलैबोरेशन से फिर अंत में स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन है वो संभव होगा। डीएनए टैक्सोनॉमी, द बेसिक प्रोसीजर ऑफ डीएनए टैक्सोनॉमी would be straightforward. A tissue sample is taken from a collected individual and DNA is extracted from this. This DNA serves as the reference sample from which one or several gene regions are amplified by PCR and sequences. तो DNA taxonomy ये भी एक रिसेंट ब्रांच है और PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस टेक्निक के द्वारा इस DNA की कई मल्टीपल कॉपीज है वो बना सकते हैं। Parataxonomy, generally an alternative to time-consuming full identification process, sorting specimen to recognizable taxon units is proposed. तो कई बार ये देखा गया है कि विभिन्न टेक्निक अवेलेबल होने के उपरांत भी जो नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है, यानी जो रूरल एरिया में ग्रामीण परिवेश के जो अनपढ़ लोग जो स्पीशीज का नॉलेज रखते हैं वो इस पैराटैक्सोनॉमी के अंदर शामिल किया गया है। In this case, non-specialist group, the specimen based on just external features into RTU. It is now widely accepted method in the conservation biology and species-based ecology. तो पैराटैक्सोनॉमी का आजकल कंजर्वेशन बायोलॉजी में बहुत ज़बरदस्त उपयोग है और इसके अलावा स्पीसीज इकोलॉजी में इसका बहुत ज़बरदस्त यूज है। और इंटीग्रेटिव टैक्सोनॉमी, इंटीग्रेटिव टैक्सोनॉमी क्या होता है? इस व्याख्यान में मैंने कई तरह के आपके पैरामीटर्स मैंने आपके साथ साझा किए हैं और वर्तमान में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत ज़बरदस्त विकास हो चुका है, फिलोजेनी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है
कंप्यूटर प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा विकास हो गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। इन सभी के कोलैबोरेशन से जब स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है तो ये ब्रांच इंटीग्रेटिव टैक्सोनॉमी के नाम से जानी जाती है। तो इस व्याख्यान में आपने देखा एक जाति की पहचान में मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, इम्यूनोलॉजिकल, सीरोलॉजिकल, एंजाइमेटिक, है ना, कैरियो टैक्सोनॉमी, डीएनए बारकोडिंग, मतलब सैकड़ों टॉपिक ऐसे हैं जिनको मिलाते हुए एक स्पीशीज का स्पीशीज लेवल तक किसी भी एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन है वो संभव हो पाए। और अंत में हमारे महाविद्यालय की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से और मेरी तरफ से I'm highly thankful to you. I'm highly grateful to you for carefully listening this lecture and this video. Have a good day. Thank you very much.